हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा रहा था और उस टॉपिक का सारा कंसेप्ट खत्म कर दिए थे। आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास है आपके जो डिलेड एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न है, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पूरा मिसलेनियस है। जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, वो सारे टॉपिक का जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के आधार पर। तो आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा क्योंकि इसमें जो है ना सारे टॉपिक मैथ का ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा दिए हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ उस पे भी आधारित क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि कुछ बातें बेसिक तो आप जान रहे हैं जैसे आपका अलजेब्रा का भी क्वेश्चन रहेगा, ट्रिगो का भी क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आज का जो क्लास है काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उसी पे आधारित है। तो आपके एग्जामिनेशन व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऐसे सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है भले हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको हम बताते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका समरूप त्रिभुज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? समरूप त्रिभुज से। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हम आप लोग के लिए सेशन लेकर आए हैं वो क्या होगा? मिसलेनियस टाइप का होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज GHI और त्रिभुज KLM के समरूप है। यदि जैसे दो त्रिभुज है, आप लोग पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज बचपन में या आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो पता होगा कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। तो मान लीजिए समरूप त्रिभुज यहाँ पे है, उसका नाम भी दे चुका है। नाम क्या दिया है? एक त्रिभुज का नाम है GHI और एक का नाम है KLM। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। ये जो देख रहे हैं ये समरूप का साइन होता है। आपको पता होगा ये जो साइन होते हैं ये किस चीज का साइन होते हैं? समरूप का साइन होते हैं। ओके, त्रिभुज GHI की परिमिति और KLM की परिमिति का अनुपात दिया है। यानी इस त्रिभुज का परिमिति और इस त्रिभुज के परिमिति का क्या दिया है? अनुपात। परिमिति को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये इसका पेरीमीटर P1 है और इसके पेरीमीटर को क्या मान लिए? P2 और GH की लंबाई 2 दिया है। यहाँ पर इसका लंबाई क्या दिया है? आपका 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस KL का क्या निकाले? लंबाई निकाले। तो आपको पता होगा मेरे भाई लोग कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो भुजा होते हैं उस भुजा का जो अनुपात होता है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है और परिमिति के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है? समरूप है। त्रिभुज आपका GHI समरूप है त्रिभुज किसके? KLM के। तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि जब दो त्रिभुज समरूप, ये समरूप का साइन है, समरूप होते हैं तो उनके एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। उनके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे एरिया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का जो अनुपात होते हैं उनका अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अगर एरिया का अनुपात पूछेगा, जैसे ये एरिया है, इन दोनों का हम कहें कि एरिया का अनुपात क्या होगा? तो इनके संगत भुजा, तो संगत भुजा क्या होगा? GH का संगत भुजा क्या है? K। तो ये संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो GH का संगत कौन होगा? संगत मतलब कोरस्पॉन्डिंग KL। HI का संगत क्या होगा मेरे भाई? LM। और GI का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? KM। ये सभी के वर्ग के क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है। अगर यहाँ पे एरिया पूछता तो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पेरीमीटर का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज का परिमिति यानी त्रिभुज GHI का परिमाप जो होगा, इसका परिमाप और इसका परिमाप KLM
का परिमाप, इन दोनों का परिमाप संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। एरिया में वर्ग के अनुपात के बराबर और परिमिति में संगत भुजा, इधर क्या हो जाएगा GH बटा क्या हो जाएगा KL। एक बात बताइए, यहाँ पे परिमाप कितना के अनुपात में दिया है 1:4 और एक भुजा की लंबाई कितना दिया है 2, तो कह रहा है कि KL की लंबाई निकाले। तो बताइए, तो KL का जब लंबाई निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 सेमी। तो यहाँ पे आप दो चीज समझ में आया होगा, ना हो तो आप नोट करते जाएंगे जो कंसेप्ट होंगे कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है और उसका जो परिमाप होगा उसका अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल वर्ग के अनुपात के बराबर होगा और परिमाप सिर्फ उसके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अब कराए निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण पहचानने का क्या तरीका है कि जो वेरिएबल होते हैं उस पर पावर क्या होना चाहिए 2, अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा, ए नंबर को अगर आप इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x माइनस 11, इधर x माइनस 3 प्लस 6। देखिए तो इसमें 2x स्क्वायर है, ये तो द्विघात समीकरण होगा, यानी ये द्विघात समीकरण है। इसमें अगर इंटू करते हैं तो 4x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है, जनरल फॉर्म, वो ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर x पे पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ भी गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी गुना कीजिएगा x स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू कीजिएगा, हम सी नंबर का बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आएगा और यहाँ पे इंटू कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, हमको वैसा को चूज करना है जो द्विघात समीकरण नहीं है। आई बात समझ में। तो द्विघात समीकरण ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, सी नंबर नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं है ये चेक करना है। और द्विघात समीकरण का ये आपका जनरल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए, तो दो क्वेश्चन हो गया, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसे ये जो आप फिगर देख रहे हैं मेरे भाई, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर इस तरह से फिगर है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका एक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक्स है तो ए सी बी का मान क्या है। यहाँ पे देखिए, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन ए सी बी का मान क्या है, सूचना ये दिया हुआ है। 2 नंबर है, डी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 60 दिया है, डी का वैल्यू क्या दिया है 60। एक नंबर में ये फिगर दिया है और 2 नंबर में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इस फिगर को देखकर कि ए सी बी मान के लिए क्या सिर्फ केवल एक पर्याप्त है, या तो एक अथवा दो पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है और एक और दो दोनों पर्याप्त है। पहले ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन है। एक वृत्त में एक थ्योरम है कि एक ही ओर का जो एकांतर खंड का कोण होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब, जैसे देखिए एक ही खंड कहने का मतलब क्या, ये देखिए एक चाप है, ये चाप है, इस चाप पर आपका ये भी कोण बना है, ये वाला, और ये भी कोण बना है। तो जब एक ही चाप पर कोण बना होता है वो आपस में बराबर होता है। तो मैं कहूँ कि x किसके बराबर है, तो कम से कम ये एंगल तो देना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए c और d दोनों जरूरत है, दोनों को होना जरूरी है। अगर d का वैल्यू नहीं पता रहेगा तो आप c का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ जो d का वैल्यू 6 दिया है, या लिखेंगे एंगल ए सी बी बराबर होगा ए डी बी के।
किस थ्योरम से? तो सर्किल में एक थ्योरम पढ़ना है कि एक ही वृत्त में एक ही चाप पर बना दो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सूचना क्या है? पर्याप्त है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 361 है। आप देख सकते हैं 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 25। और 196 को क्या लिख सकते हैं? 14। आई बात समझ में? फिर इसको आप जोड़िए, जोड़िएगा तो 5 4 9 1 10 के 0 1 बचेगा। 1 का 1 2 2 4 6 4 10 के 0 1 3 1 4 कितना आ गया? 400। और 400 का वैल्यू कितना होता है? 20। तो ऑप्शन नंबर से कौन सा जाएगा? सी नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन कहाँ का है? मेंसुरेशन का है। तो आपको लग रहा होगा कि आज का जो सेशन है इसमें सारे टॉपिक पे बात होगा। अभी हम लोग सोचे हैं, हमारी टीम सोची है कि बच्चे को कुछ सेट पढ़ाया जाए। अब जानते हैं कि सेट में ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ाए हैं वही रहेगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक लिए जाते हैं, तो एग्जाम में जो जिस तरह का पैटर्न रहता है उसी तरह का हम अभी कुछ सेट आप लोग के लिए लेकर आएंगे। जैसे आज हम सेट फर्स्ट लेकर आए हैं, इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर रहेगा, 15-20 क्वेश्चन। फिर अगला जो आपके लिए सेशन लेकर आएंगे उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पे बात होगा। तो 2-4 सेट भी लेकर हम लोग चल रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ये ज़रूरी है ही, या जो बच्चे अगर कुछ पढ़े हुए हैं और वो क्लास से होते नहीं है कि अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, क्या देखें, बोर हो रहे हैं, तो उनको भी अपना एक लेवल का पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये क्वेश्चन हमसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम लोग को यही सोचना था कि कुछ सेट लेकर आए, तो आप लोग के लिए कुछ सेट अब पढ़ाया जाएगा कुछ दिन, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है किस पे डिपेंडेंट है? मेंसुरेशन पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ देखिए, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो किसका है? लंबाई और किसका? चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो लंबाई का अनुपात है 7 और चौड़ाई का कितना है? 4। तो लंबाई हो जाएगा 7x और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4x। अब आयत का परिमाप दिया है, परिमाप को हम लोग p से डिनोट कर सकते हैं। कितना दिया है? 220। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब बराबर में कितना हो गया? 220। अभी देखिए, कुछ क्वेश्चन ट्रिक पे भी चलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि आपको पूरा समझ में आए। अगर डायरेक्ट हम ट्रिक बताएंगे तो हो सके वो ट्रिक आपको समझ में नहीं आए, तो घबराएंगे नहीं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को इतना इतना देर बता रहे हैं। आपको पूरा थ्योरी लेकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे तो हो सके वो ट्रिक नहीं जानते हो, तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि घबराएंगे नहीं कि कितना बड़ा बड़ा बता रहे हैं। ये देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन तुरंत आपसे बनेगा। तो देखिए, आयत का आप लोग को पता होगा कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है? तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर, यानी पी से होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप या परिमिति होता है। यहाँ पी का वैल्यू कितना दिया है? 220। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे एल के जगह पर रखिए, कितना होगा? 7x। यहाँ पे बी होगा मेरे भाई, यहाँ पे बी कर दीजिएगा। एल प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है? 4x। इधर क्या है? 220। ये कितना मरते कट जाएगा? 110 मरते कट जाएगा। इधर कितना आ गया? 7 4 11x। इधर हो गया 110। ये कितना मरते कट जाएगा? 11 10 110। यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछ रहा है? आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई आपने क्या माना है? आपने माना है 4x। ये क्या माना है? 4x माने हैं। तो b बराबर क्या हो गया? 4x। और x का वैल्यू आपने क्या निकाला है? 10। तो 10 चौका कितना हो जाएगा? 40। समझ में आया कि नहीं? फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, तो लंबाई हो गया 7x और b हो गया चौड़ाई कितना? 4x। पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल का वैल्यू हो गया 7x, बी का कितना हो गया? 4x। ये 2 से कटेगा कितना मरते? 110 मरते। 7x और 4x 11x हुआ, और इधर 110 हुआ। 11 10 110,
x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई का फॉर्मूला वैल्यू क्या है 4x है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 10 लिखे, कितना सेंटीमीटर आ गया 40। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन परसेंटेज क्या है, परसेंटेज तो बताया नहीं है लेकिन समझ में तो आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है 1/100, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इतना पता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए का 4.8%, का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। आपको पता होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। तो क्या हो जाएगा ए इंटू 4.8%, जब हटता है तो नीचे 100 होता है, फिर बी इंटू 1.05/100। अब चाहिएगा तो ये आपका 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। आगे आप क्या कीजिए, आप डेसिमल से बचना चाहते हैं तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो फ्रैक्शन बदलिएगा तो 48/10 हो जाएगा। इधर क्या होगा b इंटू 105, अपना मन से एक के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। समझ में आ रही बात। अब चाहिएगा कि 10 से काट सकते हैं 10 बार में। अब हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, a रेशियो b का, तो आप a और b को एक जगह कीजिए, ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 105 और ये 10 है, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से कितना मरतबे कट जाएगा मेरे भाई, ये आपका कटेगा 2 मरतबे, और ये कितना मरतबे 21 मरतबे। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 से 16 बार में, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 7 आ गया, नीचे कितना हो गया 16 दूना 32। यानी अगर देखा जाए तो ए रेशियो बी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 7:32 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी के बराबर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको किस पे आधारित है, परसेंटेज पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसका कह रहा है कि न्यूनतम पद क्या होगा, यानी इसको सरल करना है, यानी जितना कटेगा उसको काटेंगे और जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन होना चाहिए, गुणनखंड। तो यहाँ पे है x+5, इसको गुणनखंड कीजिए, जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है और गुना करने पर क्या लाना है 10। इसका फैक्टर क्या होगा, x² + 5x + 2x प्लस कितना है 10, और नीचे क्या है आप देख सकते हैं x+3, उसके बाद क्या है x² + 5x प्लस 5x प्लस कितना 25। आप चाहते तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से ये हो गया x+5, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन x हो जाएगा, तो x+5। अब देखिए गुणनखंड तो आना चाहिए, अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आपको हम बोले हुए हैं, इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक बार गुणनखंड का यूज हुआ था, जब आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे गुणनखंड नहीं आता है, तो गुणनखंड का एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग के सामने हम जरूर बताएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि गुणनखंड कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ है। अगर नहीं आता है तो जरूर कमेंट करेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x+5, और नीचे देखिए x+3 है, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x+5, और यहाँ से क्या कॉमन होगा 5। चलिए तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x होगा, तो क्या बचेगा x+5, और यहाँ से भी 5 कॉमन होगा तो x+5। अब आप देख सकते हैं x+5, ये दोनों सेम हो गया x+5, और फिर ये दोनों बच गया x+2, और आप नीचे देखिए x+3, ये दोनों सेम है तो x+5, और ये दोनों बच गया x+5। अब जो काट रहा है कटिए, देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बच गया x+2 और x+3। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ गुणनखंड करना था और गुणनखंड करके आंसर लाना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए यहाँ पे मोड निकालना है, इस मोड का मतलब होता है बहुलक, जैसे MODE, मोड का हिंदी क्या होता है, बहुलक होता है। इसी में एक चीज पढ़ना है मीडियन, जब हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसका मतलब होता है मीडियन का मतलब माध्यिका, इसका मतलब क्या होगा माध्यिका या माध्यक।
और एक होता है मीन, इसका मतलब होता है माध्य। तो ये सब अभी आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सारी चीज आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे दिया है? बहुलक से। तो सबसे पहले ये जानिए कि बहुलक होता क्या है। जो अपनी संख्या अधिक बार सबसे ज्यादा दोहराता है उसे बहुलक कहते हैं। जो अपनी संख्या बार बार दोहराता है यानी उसकी बरम्बरता, और जो अपनी संख्या बार बार दोहराता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 1 3 4 1 3 5 2 1, तो यहाँ 2 कितना बार आया है? 2 बार। तो हम बोलेंगे कि 2 का बरम्बरता 2 है। 1 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1 का बरम्बरता 3 बार है। यानी जो अपना संख्या बार बार दोहराता है उसे बरम्बरता कहते हैं। और बहुलक ये कहता है कि जिसकी बरम्बरता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहेंगे। क्या बोलेंगे? सब जिसकी बरम्बरता, बरम्बरता का मतलब क्या है? रिपीटेशन। जिसकी रिपीटेशन सबसे अधिक है उसी को बहुलक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 7.5 है, पहले 7.5 यहाँ है, बस 2 जगह है। मुझे यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, देखने को तो ये मिल रहा है कि 7.2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे अधिक 7.2 है। 7.5 तो 2 ही बार है, ये तो होगा नहीं। 7.3 कितना बार है? एक का एक 2 ही बार है। 7.4 कितना बार है? 1 बार, बस 1 बार है। 7.6 1 बार है। और 7.7 कितना है? 2 बार। यानी सबसे अधिक कौन सा आया है? 7.2 आया है। और जो अपनी संख्या सबसे अधिक बार लाता है वही उसका मोड कहलाता है। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए नंबर जाएगा। क्यों? क्योंकि 7.2 की बरम्बरता सबसे अधिक 4 बार है, और जिसकी बरम्बरता सबसे अधिक होता है उसी को बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आ गया फिर से मेंसुरेशन का। बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, नहीं पता है तो जान लीजिए कि बेलन का अगर आयतन पूछता तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें 2 बेलन है, पहल का बेलन का त्रिज्या 3 और क्या है 5 के अनुपात में दिया है, 3:5 के अनुपात में, और ऊंचाई किसके अनुपात में? 2:3। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें 2 बेलन है, तो पहल का बेलन का अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का है तो ऐसे तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और चूंकि पहला है तो हम यहाँ R1 और H1 कर देते हैं। फिर चूंकि रेशियो पूछ रहा है ना तो बटा हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये दूसरा है तो R2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। डायरेक्ट बनाना है क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि 2 बेलन है तो R1 H1 और R2 H2 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो दोनों कांस्टेंट है, 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा। तो याद रखें कि अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इधर 2 पाई कट जाएगा, इसको देखना ही नहीं है। R1 का वैल्यू क्या है? 3 है, और H1 का वैल्यू कितना है? 5 है। फिर R2, यहाँ पे देखिए R1, एक मिनट रुक जाइए, वो R1 H1 है। यहाँ पे देखिए ये R1 है और ये H1 है, ये R2 है और ये H2 है। यहाँ पे देखिए R1 H1 है ना, ये R1 हो गया और ये H1 हो गया। फिर R2 H2, R2 कितना है? 2, और H2 कितना है? 3 है। जैसे ये पहला अनुपात दिया है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। यहाँ पे रुकिए फिर से लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:5, ये किसका वैल्यू दिया है? R1 और R2 का रेशियो दिया है। और फिर दिया है 2:3, ये किसका दिया है? H1 और H2 का। तो फॉर्मूला में क्या होगा? R1 H1 और R2 H2। तो R1 H1, तो R1 का वैल्यू क्या है? 3, और H1 का वैल्यू क्या है? 2। R2 का वैल्यू क्या है? 5, और H2 का वैल्यू क्या है? 3। ये देखा जाए तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/5,
यानी इसका आंसर क्या होगा 2:5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी। तो आप देख सकते हैं ये किस फॉर्मूला पे बना है, ये आपका फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो सारे शेप का, जैसे बेलन पढ़ना रहता है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, वृत्त है, उसके बाद फ्रस्टम है यानी छिन्नक है, बहुत सारे शेप है। जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो पूरा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया है, आपको हम इम्पोर्टेंट सेट बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पे आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन आगे है, इसका एलसीएम निकालना है। ऐसे तो एलसीएम एलसीएम पढ़ा दिए है। अब देखिए यहाँ पे 20x² और x-y है, तो देखिए तो 20x² को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, और फिर यहाँ पे x² है तो x × x, और उसके बाद क्या है x-y। सेकेंड टर्म क्या है मेरे भाई 35xy² और x-y है, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 7×5 = 35, फिर x × y, ओके, और फिर क्या है x-y। क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, पहले जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए 5 और 5 मिल गया, लिख देते हैं। डिजिट में और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसे है वैसे लिख दीजिए 2 × 2, फिर क्या लिख दीजिए 7। अब देखिए यहाँ पे x से x मिल रहा है, अब तो x भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे x लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए अब तो ये x नहीं मिल रहा है, ये भी लिख दिए। ये y नहीं मिल रहा है तो इसको हम लिख देते हैं इंटू, डायरेक्ट y क्या कर देते हैं y², और ये दोनों मिल रहा है। अब इसको इंटू कीजिए और देखिए क्या आंसर आएगा। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 27 × 140, x² y² x-y। इसका एलसीएम कितना होगा, कौन सा ऑप्शन मिला, ये वाला ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर कितना बी। तो आप देख सकते हैं एलसीएम में कुछ खास बात नहीं था। अगला क्वेश्चन, अब देखिए फिर से आ गया समरूप त्रिभुज वाला, कि त्रिभुज का जो पिछला क्वेश्चन था याद होगा, पहला नंबर क्वेश्चन ये वाला याद कीजिए। यहाँ भी जैसे ये क्वेश्चन बताए हैं सेम क्वेश्चन आपका यही यहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अभी मैंने बताया कि अगर पेरीमीटर का अगर अनुपात निकालते हैं तो उनके संगत भुजा के अनुपात के क्या होते हैं बराबर। अगर यही एरिया रहता तो स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता। तो देखिए यहाँ पे ए बी और डी का अनुपात दिया है, यहाँ पे एक त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 4, दूसरा का त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, तो मान लेते हैं उसका परिमाप क्या है P2 है। ए बी का वैल्यू कितना है 2 है, और डी का वैल्यू कितना है 3, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, तो P2 बराबर कितना आ गया 6। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी। तो ये किस फॉर्मूला पे है, तो याद रखिएगा दो समरूप त्रिभुज का परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर फिगर समझिएगा तो फिगर समझिए, एक त्रिभुज कौन सा है ABC है, और एक त्रिभुज कौन सा है DEF है। चलिए DEF है, तो मैं कहूँ कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें क्या है समरूप है, तो दोनों त्रिभुज का जो परिमाप होगा, यहाँ पे बगल में P लिख देते हैं, P का मतलब ये P1 मतलब पहला पेरीमीटर और P2 मतलब दूसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होगा उनके संगत भुजा का अनुपात, तो AB का संगत भुजा कौन होगा, ये आपका E कर दीजिए। DE होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए इसका पेरीमीटर देखा जाए तो ABC का पेरीमीटर कितना दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, और DEF का हम क्या मान लिए P2। फिर हम देख रहे हैं AB का वैल्यू कितना है 2 है, और इसका वैल्यू कितना है 3। हम देख रहे हैं कि इससे ही 2 बढ़ते कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ से P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो ना हम कहें कि इसका आंसर कौन सा जाएगा सी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, किसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जान लीजिए। ऐसे तो ये सब हम अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो फिर से इसको सारे डिटेल में बताएंगे। जैसे कोई लाइन ए बी है, ए बी का अगर हम नियामक मान ले x1, y1, और यहाँ पे मान ले x2, y2। अगर मान लो कोई पॉइंट P है, जैसे ही इस लाइन पे हम P डाले, ये कै भाग में बट गया, एक और एक, 2 भाग में, और ये समान भाग नहीं है। अगर समान भाग रहता तो ये मध्य बिंदु होता, ये बस 2 भाग में बांट दिया। तो मान लीजिए पहला भाग का लेंथ m मान ले और दूसरा भाग का क्या मान ले n, तो ये p जो है इसका क्वेश्चन वैल्यू पूछेगा कि p का नियामक क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसी पे आधारित है कि a और b को मिलाने वाली रेखा को, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे क्या है बी है। ए का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 2 6 दिया है और बी का वैल्यू कितना दिया है 5 और 1 दिया है। और मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिक आंतरिक मतलब अंदर आंतरिक विभाजन करते हुए बिंदु सी का निर्देशांक, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु सी है, कौन सा है आपका मेरे भाई सी है, मान लीजिए हम यहाँ पे सी मान लेते हैं, ये अंदर विभाजित करती है, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है यानी नियामक क्या मान लेंगे एक्स वाई। और ये जो किस अनुपात में बढ़ती है 2:3 में, यानी ये लेंथ आपका 2 है और ये लेंथ कितना है 3। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फिगर बनाया है वही फिगर यहाँ पे है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक्स का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है अगर आंतरिक विभाजित करता है तब। तो अब आप कहिएगा सर अगर बाह्य विभाजित करेगा तो यहाँ प्लस की जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर बाह्य विभाजित करेगा तब। अब यहाँ से निकालिए, ये जो आप देख रहे हैं 2 और 6 ये क्या कहलाएगा x1 और y1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा x2 और क्या कहलाएगा y2 कहलाएगा। तो फॉर्मूला से पहले निकालते हैं x का वैल्यू, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला वैल्यू आपका कहलाएगा m और ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा आपका n कहलाएगा। आई बात समझ में, ये वाला वैल्यू m और ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा n कहलाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला पे सेट कीजिए, x बराबर फॉर्मूला क्या है mx2, तो m का वैल्यू क्या है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस nx1, तो n का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू कितना है 2। अब आई m प्लस 1 यानी 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6 और नीचे 3 2 कितना हो जाएगा 5, 10 6 16, 16/5। अब देखिए 16/5 यहाँ भी है x का वैल्यू, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो अब नहीं हुआ क्योंकि ये y में चला गया, यानी ये ऑप्शन दोनों तो पहले ही कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जाएगा। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, y का फॉर्मूला क्या है m की जगह पर क्या है 2, y2 की जगह पर क्या है 1 प्लस n की जगह पर क्या है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 6। अब आई m प्लस n, तो क्या होगा 2 6 तिया 18/5। अब कितना हो जाएगा 18 2 20, 20/5 कटेगा कै मरतबे 4 बार, यानी अगर देखा जाए तो सी का नियामक कितना आया 16/5 आया और कितना आया 4 आया। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आई बात समझ में। तो देखा जाए तो ये जो निर्देशांक निकालने का क्वेश्चन हुआ वो किस पे आधारित है, इस फॉर्मूला पे आधारित है। अब ये क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः इतना इतना और इतना है, यानी एक त्रिभुज है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में है, इसका शीर्ष दिया है 0 6, इसका दिया है 8 और 12 और फिर क्या दिया है 8 और 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है माध्यिकाओं का काट बिंदु। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका जो होता है कि भुजा के सामने वाला वर्टेक्स से, कोई भुजा है उसके सामने वाला वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन डालिए, एक ऐसा लाइन खींचिए, एक ऐसा रेखा खींचिए जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उसे माध्यिका कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ये मान लो P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। अब ये भुजा के सामने ये माध्यिका है, इसके सामने अगर एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये 2 बराबर भागों में बट गया तो ये माध्यिका कहलाएगा। मैं कहूँ कि ये इसके इस त्रिभुजा के सामने वर्टेक्स है, अगर ऐसे लाइन खींच दिए तो अगर ये 2 भाग में बट गया बराबर भाग में, ये माध्यिका कहलाएगा। इसके सामने ये भुजा है, अगर ये हम लाइन खींच दिए, अगर ये 2 भाग में बट गया तो ये क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो याद रखिएगा जब सभी माध्यिका का जो कटान बिंदु होते हैं, देखिए मान लीजिए अब एक स्पष्ट फिगर बना के आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। मान लीजिए यहाँ से एक हम क्या खींच दिए, माध्यिका खींच दिए, फिर मान लीजिए हम यहाँ से एक माध्यिका खींच दिए, फिर मान लीजिए हम यहाँ से एक माध्यिका खींच दिए।
जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कटान बिंदु करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है, यानी मिलती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कटान बिंदु का क्या नाम देंगे? केंद्रक का नाम देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आप कहीं पे लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जो माध्यिकाओं, जो एक त्रिभुज में तीन भुजा, तो तीन माध्यिका होगा, तीनों माध्यिका जहाँ पे कटती है उसे क्या कहेंगे? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। ऐसे मान लीजिए, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, केंद्र जो होते हैं चार तरह के होते हैं। वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है। जब आपको ज्यामिति पढ़ाया जाएगा तो वहाँ केंद्रक के बारे में बताया जाएगा, यानी सेंटर के बारे में बताया जाएगा। जैसे ऑर्थो सेंटर होते हैं, इन सेंटर होते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर जो होते हैं वो ऑर्थो सेंटर, एक इन सेंटर हो गया, उसके बाद एक सेंट्रोइड हो गया। तो ये अलग अलग तरह के सेंटर होते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि माध्यिका से जो, जैसे ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये एक बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु का क्या नाम देंगे? केंद्रक। तो माध्यिकाओं से जो केंद्र बनता है, माध्यिकाओं से जो केंद्र बनता है उसे क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलते हैं, जिसको, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको बता रहे हैं। तो बताइए, आपको केंद्रक समझ में आया कि नहीं? केंद्रक क्या होता है समझ गए? अब देखिए, ये आपका जो कहलाएगा, ये x1 y1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा x1 y1 कहलाएगा। ये जो कहलाएगा b, ये x2 y2 कहलाएगा। और c क्या कहलाएगा? x3 y3 कहलाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, x1 का वैल्यू क्या है? 0। अगर मैं कहूँ कि x का वैल्यू निकालिए तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 का वैल्यू क्या है? 0। x2 का वैल्यू कितना है? 8। और x3 का वैल्यू कितना है? 8 है। अब y कितना? 3। तो कितना हो जाएगा? 16/3। फिर उसी तरह से अगर आप y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3, y कितना? 3। तो y1 का वैल्यू कितना है जरा देखो? 6। फिर y2 का कितना है? 12। फिर देखिए y3 का कितना है? 0/3। तो 12 6 18, 18/3, 3 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी अगर हम कहें कि एक्स वाई का वैल्यू कितना है, तो 16/3 आया और क्या आया? 6 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई निकालिए। अब देखिए, ये सर्किल का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किल है, चलिए तो मान लीजिए ये आपका क्या है? सर्किल है। सर्किल में ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेंटर। ये आपका हो गया सेंटर। तो सेंटर में मान लीजिए ये पूरा जो देख रहे हैं ये गोल, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? परिधि बोलते हैं। अब मान लीजिए परिधि पर ही हम दो बिंदु काट लिए, दो बिंदु काट लिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा वाला, ये छोटा वाला जो बोलते हैं, इसको लघु चाप बोलेंगे। इसको कौन चाप बोलेंगे? लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं, इसको कौन चाप बोलेंगे? दीर्घ चाप बोलेंगे। जब हम सर्किल पढ़ाएंगे तो ये सारा बात बताएंगे। अब ये लघु चाप हुआ, और मान लीजिए हम इसको ऐसे मिला दिए, तो दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये सब तो हमको बात करना नहीं है। हमको करना क्या है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये देखिए आपका एक चाप हो गया, यहाँ पे कितना का एंगल बनाती है मेरे भाई? यहाँ पे 30 का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसका त्रिज्या कितना दिया है? 7 दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 7 दिया है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई निकाले। ये मुझे चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू L/R। इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। अब ये क्या होता है? तो थीटा जो होता है ये केंद्र का कोण दिखाता है। किसका कोण दिखाता है? केंद्र का कोण। एल जो होता है ये आपका चाप की लंबाई होती है। क्या होती है? चाप की लंबाई। और आर क्या होती है मेरे भाई? त्रिज्या होती है।
तो एक बात बताइए, जब थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना है, चाप की लंबाई, तो एल का मतलब चाप की लंबाई। तो अगर मैं कहूँ कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा आर, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ कि एल बराबर क्या होता है, थीटा आर होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप सुनिएगा। तो मैं कहूँ कि एल इक्वल टू थीटा, बस ये समझाने के लिए डायग्राम बनाया, अगर देखा जाए तो डायग्राम का जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हम काम किए हैं, ठीक है। तो एल बराबर थीटा आर, कभी भी चाप की लंबाई निकलना हो और थीटा दिया हो, जैसे यहाँ थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कोण को तो डिग्री में मापते ही है, आप रेडियन में भी मापते हैं। कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो कहीं लिख लीजिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। अगर किसी भी डिग्री को, जैसे मैं कहूँ कि अब यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई बटा 180 रेडियन होगा। कितना होगा, पाई बटा 180 रेडियन होगा। आई बात समझ में, ये याद रखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो हमेशा पाई बटा 180 से गुना करेंगे। तो एक और बात, अगर डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180। और एक और बात याद रखना है कि कभी भी चाप की लंबाई पूछेगा, जो एंगल दिया रहेगा डिग्री में, उसको रेडियन में बदल लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और रेडियन में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, पाई बटा 180 से। ये कै मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे, कितना आ गया, पाई बटा 6। अब हमको चाप की लंबाई निकलना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा आर। थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई बटा 6। और आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7 गुना 6 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 3 मरतबे, 2 से 11 मरतबे। आंसर कितना आ जाएगा, 11 बटा 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए समीकरण ए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है एलजेब्रा का। ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स, और फिर क्या है, सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 का एक मूल दे दिया है एक, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता है कि जब ये द्विघात समीकरण है तो इसका दो मूल होगा, एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होगा। और ये भी आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है द्विघात समीकरण में, जब आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पढ़े होंगे तब। एक बात बताइए, यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, उसमें से एक मूल कितना दिया है, एक, प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बताइए यहाँ पे मेरे भाई बी कौन होता है, तो एक्स के बगल वाला बी कहलाता है, स्क्वायर के बगल वाला ए कहलाता है, और लास्ट वाला सी कहलाता है। तो बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम बी की जगह पर लिख सकते हैं बी इंटू सी माइनस ए, और ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी, और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करते हैं मेरे भाई, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए इंटू बी माइनस सी होगा, इससे ही कटेगा, क्या उतरेगा, बी इंटू सी माइनस ए, और एक से यही उतर जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बीटा बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए बी सी माइनस ए बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, ओके, माइनस माइनस प्लस ए सी। फिर से देखिए कोई छूटा तो नहीं है। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे माइनस छूट गया है। जैसे देखिए 1 प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ पे तो माइनस छूट गया है, छूट गया ना, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पे रहेगा अभी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, और नीचे क्या है आपका ए इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, बीटा बराबर ए सी माइनस बी सी बाई ए इंटू बी माइनस सी। अब इन दोनों में से हम सी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बाई ए इंटू बी माइनस सी। अब देखिए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सी बाई ए, तो देखिए सी बाई ए तो यहीं पे मिल रहा है, ए माइनस बी बी माइनस सी, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर। तो यहाँ पे चूंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण
समीकरण का कितने मूल, 2 मूल, उसमें से 1 मूल दिया है, दूसरा मूल मैंने निकाल दिया। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आज का जो पहला जो सेट चला है, इसमें 15 क्वेश्चन, और ये जो 15 क्वेश्चन थे वो एक टॉपिक का नहीं था, पूरे मिसलेनियस था, और ऐसा भी टॉपिक था जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ। लेकिन उम्मीद है कि आप बचपन में पढ़े होंगे या कहीं और पढ़े होंगे तो सारी बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, अपना सुझाव देंगे। हम अब अगला जो लेक्चर लेके आएँगे, ऐसा ही सेट रहेगा 15-20 क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।